हाय एवरीवन, मैं ऋषि स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक नए चैप्टर का शुरुआत करता हूं। वो चैप्टर क्या है? सेट्स। ठीक है, ये क्लास 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। तो क्यों नहीं हम लोग आज ये जो नया चैप्टर है सेट्स, इसके कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं और उसके बेस पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, या नहीं तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। क्या आप लोग तैयार हो? यदि तैयार हो तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। देखो, सबसे फर्स्ट क्या है, सेट्स क्या होता है? आप बताओ, कभी पढ़ा है सेट्स? तो देखो, सेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का क्या है, करेक्शन है, और वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट का करेक्शन और जो वेल डिफाइन हो। अब कहोगे सर वेल डिफाइन कहने का क्या मतलब हुआ? वेल डिफाइन कहने का मतलब ये हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। अब मैं किसी एक पर्सन से पूछूं, उसका आंसर क्या हो, सभी पर्सन सेम टू सेम दे, सबका ओपिनियन सेम हो, तो वो क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। जैसे कि अब इससे आप नहीं समझोगे, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, उससे आप क्या करोगे, उस सेट्स को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि मैं बताया आपको, किसी एक बच्चे से पूछा कि बताओ 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? तो वो जवाब देगा 12। दूसरे बच्चों को खड़ा किया, क्या वो 10 बताएगा? वो भी बताएगा 12। बताएगा कि नहीं? मैं पूछूंगा कि कौन कौन, तो वो कहेगा जैन, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही दिसंबर तक। अब ऐसे ही मैं हजारों बच्चों से पूछूं तो सबका आंसर क्या आ जाएगा, सेम आएगा। तो सिंपल भाषा में वेल डिफाइंड कहने का मतलब यह हुआ कि सबका ओपिनियन या सबका सेम आंसर आना चाहिए। तो वो चीज क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। अब यदि पर्सन टू पर्सन चेंज होता हो, अब ओपिनियन किसी का आंसर, तो वो सेट नहीं आता, वो वेल डिफाइंड नहीं आता है। अब जैसे देखो, मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप कहोगे 7। कौन कौन? संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ऐसे ही पढ़ोगे ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो 7 आप भी बताओगे, दूसरे बच्चे भी बताएंगे, मेरे से भी पूछेगा, मैं भी बताऊंगा, किसी से भी पूछेगा, तो सबका आंसर क्या आएगा, सबका सेम आएगा। तो ये भी एक क्या है, सेट है। अब जैसे मैथ्स के लैंग्वेज में, अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे काउंटिंग का नंबर 1 2 3, मतलब जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएगा। क्या इसका आंसर दूसरा बच्चा कोई दूसरा दे सकता है, या कोई उसी का ओपिनियन कुछ चेंज हो सकता है? नहीं। तो ये भी क्या है, सेट है। ठीक, ऐसे ही इंटीजर पूछूं, मैथ के लैंग्वेज में इंटीजर पूछूं, तो सारा बच्चा सेम आंसर बताएगा। तो ये भी एक सेट है। अब तुम कहोगे सर सेट कौन सा नहीं है, कौन चीज आप कहोगे कि ये वेल डिफाइंड नहीं है? अब जैसे कि देखो कि मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताओ कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो क्रिकेटर हैं 10, मतलब सबसे अच्छा क्रिकेटर का नाम बताओ। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, पर्सन टू पर्सन सबका ओपिनियन चेंज हो जाएगा, सबका चॉइस डिफरेंट है। अब मेरे से कोई पूछेगा तो मैं धोनी, सचिन ये बताऊंगा, किसी का कोई और पसंद होगा, किसी का और पसंद होगा। ये तो जरूरी नहीं है कि ना कि जो मेरा पसंद होगा वही तुम्हारा भी पसंद होगा। तुम धोनी को पसंद करते हो, मैं सचिन को पसंद करता हूं, कोई क्या होगा, किसी और को पसंद करता है। तो ये एक सेट नहीं है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल हो, तुमसे पूछूंगा कि आप बताओ वर्ल्ड का 10, मतलब सबसे डेंजरस एनिमल का नाम बताओ। अब ये तो सबका चेंज हो जाएगा ना। अब मुझे सांप से मतलब डर लगता है तो मैं सांप बताऊंगा, किसी को हाथी से लगता है तो हाथी बताएगा,
कोई कुछ बताए, किसी को कुत्ते से मतलब डर लगता है तो कुत्ता बताएगा। तो इसमें क्या होगा, सबका ओपिनियन, सबका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, तो ये सेट नहीं होगा। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। और एक चीज और देखना, इसमें जो होते हैं एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अब ये नहीं है कि एक ही टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। अब एक ही टाइप का है तो उसको काउंट क्या करेंगे, एक ही करेंगे। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसके एलिमेंट्स जो होने चाहिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। सेम एलिमेंट्स यदि 1 5 बार है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ये नहीं है कि 5 बार 5 उसको एलिमेंट्स बता देंगे। तो ये चीज सेट्स के बारे में। तो हम लोग सबसे फर्स्ट इसका थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सेट क्या होता है। सेट इज a well defined collection of objects, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इसको मेंबर ऑफ सेट्स भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सेट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे ए बी सी, ठीक है, डी एक्स वाई। और इसके एलिमेंट्स जो हैं, जैसे कि इसके एलिमेंट्स जो हैं उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहां तक समझा कि नहीं समझा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, एक मैं सेट लेता हूं a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें क्या है, a एक सेट है, इसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं पूछूंगा 2 सेट a का एलिमेंट है कि नहीं है, आप कहोगे हाँ सर। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है ये है आपका एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है, मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब 2 क्या है, सेट ए का एक एलिमेंट है, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब 2 एप्सिलॉन ए। बात समझा कि नहीं समझा। अब जैसे मैं पूछूंगा 0, क्या 0 सेट ए का एलिमेंट है, आप कहोगे नहीं, तो उसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन देके ये कट कर देंगे, मतलब एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट, मतलब नॉट बिलोंग्स टू। यहां तक समझा कि नहीं समझा, सो बताओ हाँ या ना। देखो मैं एक एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं और उसको यह भी बता रहा हूं कि ये कैसे हुआ, जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे तो उस टाइम में ये नहीं आप पूछोगे कि सर ये सिंबल क्या है, तो मैंने इस सिंबल का मीनिंग भी समझा दिया कि जैसे कि 2 इसका एलिमेंट है, तो आप स्टेटमेंट में तो ऐसे लिखोगे कि 2 इज अ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बट इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, 2 बिलोंग्स टू ए। बिलोंग्स टू का ये सिंबल है, मतलब एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ये जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या चीज, बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यहां तक समझा कि नहीं समझा। जैसे कि 7 क्या है,
7 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो इसका मतलब 7 बिलोंग्स टू ए। जैसे 4, तो 4 बिलोंग्स टू ए। जैसे 8 नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, सिंपल भाषा में आप ऐसे समझो कि यदि वो एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट यदि उस सेट में होगा तो वो बिलोंग्स टू होगा, अदरवाइज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मैथमेटिक्स में भी कुछ सेट का सिंबल होता है। जैसे कि अब देखो n कहीं पे लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब कहीं पे n लिखा हुआ, कैपिटल N, तो इसका मतलब वो हुआ कि वो सेट है किसका? ऑल नेचुरल नंबर्स का। अब जैसे देखो z लिखा है, तो z का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब कहीं पे q लिखा हुआ है, q, तो q का मतलब होता है कि ये सेट है किसका? रेशनल नंबर का। द सेट ऑफ और रेशनल नंबर। ठीक है, अब कहीं पे r लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ है z प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। बात समझा कि नहीं समझा? z मतलब हुआ इंटीजर्स, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सब आ सकते हैं, जीरो को इंक्लूड करके, बट प्लस लगा दिया तो ये सिर्फ पॉजिटिव को डिनोट करेगा। अब जैसे z माइनस लगा दिया तो द सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब कहीं पे q प्लस लगा दिया, बात समझा कि नहीं समझा? सेम ही बात है। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक समझा? ऐसे ही मतलब मैथमेटिकल किसी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब आगे हम लोग सिर्फ कहीं पे लिखना होगा, तो ये पूरा नहीं लिखूंगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आप n लिख दोगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। मतलब समझ जाएगा टीचर कि ये कहना चाहता है ये पूरे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, क्योंकि सेट तो स्टेटमेंट बेस्ड होता है ना, तो उसको दो मेथड में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मेथड्स है, ठीक है, ये दो मेथड है। फर्स्ट है रोस्टेड फॉर्म, दूसरा है क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आप डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हो, और इसको आप डिस्क्रिप्टिव मेथड कह सकते हो। ठीक, दोनों हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि कैसे डायरेक्ट मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सेट को, कैसे सेट को बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट तो एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, सबसे मैं क्या करता हूं, इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाता हूं, ठीक है। अब देखो, एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स which divides 42। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सेट है, सेट को स्टेटमेंट। अब इसको कैसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे और कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे वो अब मैं बताऊंगा। तो दो तीन एग्जांपल से सीखते हैं। दूसरा है द सेट ऑफ ऑल vowels in a English alphabets, ठीक है। अब ये है द सेट ऑफ odds, the set of all odd natural number, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका रोस्टेड फॉर्म, मतलब इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 42। अब ध्यान से देखना, इसके लिए आप मिडिल ब्रैकेट का यूज करना, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो सेपरेटेड होंगे किससे, बताओ, कॉमा से। जैसे देखो, विच डिवाइड्स 42, नेचुरल नंबर बताना है। तो अब एक चीज देखो, 1 इसको डिवाइड करेगा, 1 नेचुरल नंबर है। अब इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। अब दूसरा क्या होगा, क्या इसको 2 करेगा, 2 भी करेगा। क्या 3 करेगा, 3 भी करेगा। 3 के बाद 4 नहीं करेगा, 5, 6 करेगा, 7 करेगा। उसके बाद 14 करेगा। उसके बाद 21, उसके बाद 42। देखो कुछ छूट गया तो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट मेथड। जैसे ये स्टेटमेंट में था, इसको मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। किससे, और ईच एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया किससे, कॉमा से। तो ये हो गया तुम्हारा रोस्टेड फॉर्म, ठीक। अब इसको आप सेट को रिप्रेजेंट अभी बताया था ना, इंग्लिश अल्फाबेट से कर सकते हैं। तो ABCD कुछ से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसी का देखो, क्या मैं पढ़ूं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें आपको A इक्वल टू, इसको भी मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे, बट इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज लिखा जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या, ये मतलब सेटिस्फाइड करता है, उसके फॉर्मेट में लिखा जाता है। जैसे x सच दैट x या y सच दैट x, ये जो होता है इसको पढ़ा जाता है सच दैट, ठीक है। अब तुम कहोगे सच x, तो x तो कॉमन यूज है तो इसलिए x लिया। किसी का मन होगा y सच दैट y, z सच दैट z लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच क्या है, डिवाइड्स करता है किसको, 42 को, ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। बात समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जो था तुम्हारा, उसका
रोस्टेड फॉर्म क्या था? इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स। तो क्या मैंने बताया था? ब्रैकेट ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना सेट में क्या होगा, ऑर्डर जो है इसका डजंट मैटर। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं ए से नहीं है स्टार्ट करके ई, ए, यू, ओ, आई लिख दूं तो क्या गड़बड़ हो गया? नहीं, ये भी सही है। ऑर्डर क्या होता है? डजंट मैटर होता है। ठीक, कैसे भी आप लिखो बस सेम आंसर आना चाहिए, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू ही आना चाहिए। ठीक है, अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या मैंने अभी बताया है, इसको बी से कट दो। अब वहां पे x सच दैट x लिया था तो यहां पे y सच दैट y ले लो। इज a vowel of English alphabets। ठीक है, y such that y is a vowel of English alphabet। तो इसको क्या हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। थर्ड में आ जाओ, क्या था तुम्हारा? रोस्टेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? तुम्हारा था क्वेश्चन, सेट जो था ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? क्या 1 ऑड नेचुरल नंबर है? आप कहोगे हाँ सर। 2 2 क्या है? ऑड है? नहीं नहीं, 2 तुम्हारा इवन हो गया। तो 3, 5, 7 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब इसको क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या से लिखेंगे? सी से कट दो। जेड सच दैट जेड इज अ ऑड नेचुरल नंबर। बात समझा कि नहीं समझा? कैसे लिखते हैं? ये डायरेक्ट हो गया, मतलब जैसा स्टेटमेंट था उसको मैथमेटिकल फॉर्म में, और ये तुम्हारा उसके आइडेंटिटीज, रोल्स, कुछ भी कहो उसके बेस पे लिख दिया। ठीक है, तो आप सेट को 2 मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, एक है रोस्टेड फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा, बहुत ही आसान है। सेट्स जो है ये चैप्टर है तो नया, क्योंकि बच्चे इसको पढ़े नहीं होते हैं, होता है कि अरे ये कहां से आ गया, बट सबसे आसान चैप्टर यही है, इसमें कुछ करना नहीं है, जो जैसा है बस समझना है। क्वेश्चन आपको बनेंगे, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, तो अब जब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलो, आज मैंने बस सेट्स को डिफाइन किया, सेट को मतलब उसके एग्जाम्पल्स को समझा कि क्या क्या मतलब सेट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या नहीं होंगे सेट। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करने का मैंने क्या बताया आपको? मेथड बताया। उसी के बेस पे आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 दिया गया है, तो क्यों नहीं मैं इसको सॉल्व कर लूं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आप चाहते थे वही है कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसको जस्टिफाई करना है कि क्या ये सेट है कि नहीं है। ठीक, आप 1 बाय 1 पढ़ो, समझो और मुझे बताओ कि ये सेट है। सेट है तो क्यों है, सेट नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे फर्स्ट में कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। मतलब 1 ईयर में जो मंथ है वो जे से स्टार्ट होता है। क्या ये एक सेट है? अब क्या इसका आंसर सेम आएगा? सो बताओ। सबसे पहले देखो, जे से क्या स्टार्ट होता है? जनवरी, जून, जुलाई, और कोई होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
जैसे नहीं स्टार्ट होता है। तो अब किसी बच्चों से मैं ये पूछूं तो वो यही 3 मंथ बताएंगे कि और कोई बता देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो अभी मैंने बताया है ऑर्डर डजंट मैटर। अब आगे पीछे कैसे भी लिखो बट आंसर सेम आना चाहिए, ओपिनियन सबका सेम आना चाहिए। किसी का ओपिनियन ये नहीं है कि वो दूसरा आ जाए, तो वो सेट वेल डिफाइंड आप नहीं कह सकते हो। तो ये सेट है, आप कहोगे हाँ सेट। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ठीक से पढ़ो। हाँ, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये चीज क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। अब किसी को कोई राइटर पसंद है, किसी को कोई और। अब ऐसा नहीं है कि सबका आंसर सेम ही आ जाएगा। हो सकता है 2 पर्सन का आंसर सेम आ जाए, बट मास में सभी से पूछा जाए तो सबका डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी डिफरेंट आ गया इसका मतलब वो चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेट वो चीज नहीं है। तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं है, वो समझा कि नहीं समझा? ठीक, चलो अब देखो थर्ड होगा, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में किसी को सचिन पसंद है, किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट पसंद है, किसी को और पसंद है, किसी को मतलब फॉरेन कंट्री के मतलब बाहर के कंट्री के क्रिकेटर पसंद है। तो इसमें क्या होगा, डिफरेंट ओपिनियन, सबका डिफरेंट आंसर आ सकता है। तो ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं मानते हैं इसको। फोर्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब तुम्हारे साथ में जितने भी बॉयज पढ़ रहे हैं, तो आप किसी से मैं पूछूं तो सब सेम ही बताएगा कि डिफरेंट बताएगा। अब मैं पूछूंगा कितने बॉयज हैं, तो काउंट करके आप बता दोगे। नाम पूछूंगा तो सब नाम बता देंगे, सेम ही बताएंगे ना। ये तो नहीं है कि डिफरेंट नेम बता देंगे। तो ये एक क्या है, सेट है। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो आप बताओ सभी नेचुरल नंबर जो 100 से मतलब छोटे हैं, तो 1 से लेके 99 तक सबका आंसर सेम ही होगा। ये एक सेट है। नहीं समझा तो आप कमेंट करो, ठीक है। आप यदि सेट्स में स्टार्ट ही किया हूं, तो यदि आप सेट्स के डिफिनेशन में एग्जांपल्स में ही कंफ्यूजन है तो अभी डाउट्स पूछो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कंसेप्ट बढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्यों नहीं, मेरा मेन मोटो है कि कम ही पढ़ाओ बट समझा के पढ़ाओ। ये नहीं है कि मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दिया और बच्चे को समझ में नहीं आया। तो मेरा मेन मोटो है कि 1-2 ही कंसेप्ट पढ़ाऊं बट उसके जो क्वेश्चन है बच्चे को एकदम माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन पूछे उससे तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, सेट है या नहीं है। 2 ही तो ऑप्शन होगा या नहीं होगा। ठीक, तो होगा या ना होगा तो आपके पास 50-50 चांस है। तो वैसे भी तुक्का मारोगे तो कुछ सही कुछ गलत हो जाएगा। तो मेरा काम ये नहीं है कि आपको 50-50 चांस हो, आप 100% बताओ कि ये सेट है नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नहीं। अब क्या है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो नॉवेल्स लिखा गया है ये जो है एक सेट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि अब मुंशी प्रेमचंद ये तो फिक्स है ना कि 500 बुक लिखे होंगे या जो भी लिखे होंगे, सबका नेम सब सेम ही बताएगा ना जो बुक का नाम है। ये तो नहीं है कि डिफरेंट बता देगा। तो ये भी सेट है। इवन इंटीजर्स, क्या ये एक सेट है कि नहीं है? इवन इंटीजर जो जिससे मैं पूछूंगा सब सेम ही नंबर बताएगा कि डिफरेंट बताएगा? सबका ओपिनियन, सबका आंसर सेम होगा। तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड। 8 में क्या है, तुम्हारे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्या है, मैं किसी बच्चे से पूछूं कि तुम्हारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उसका आंसर, फिर दूसरे को खड़े किया उसका, फिर इंडिया में जो वही बुक है सेम एक्सरसाइज का किसी से मैं पूछूंगा तो आंसर सेम ही आएगा या डिफरेंट आ जाएगा? नहीं ना। हाँ, ये हो सकता है डिफरेंट राइटर्स का एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन आएगा बट सेम बुक का सेम एक्सरसाइज सबका सेम ही आएगा। तो ये एक सेट है, वेल डिफाइंड है। उसके बाद फिर देखो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, हो गया सबका
मतलब बताया था ना, किसी को डॉग मतलब डेंजरस लगता है, किसी को एलिफेंट, किसी को स्नेक। तो ऐसे ही ये सेट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहां तक समझा कि नहीं समझा? सबसे फर्स्ट ये बताओ कि हाँ सेट, सेट्स का जो आपने डेफिनेशन बताया ये मुझे समझ में आ गया। अब यदि मेरे से कोई पूछेगा कि ये बताओ बेटे ये सेट है कि नहीं, तो मैं बता सकता हूं। ठीक है, बता दोगे ना? चलो बढ़ते हैं आगे। अब आ जाओ, देखो मैंने ये कंसेप्ट पढ़ाया था, देखो इसके बेस पे क्वेश्चन मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपका काम का है। ठीक है, ये नहीं है कि पढ़ाने को सब कुछ पढ़ा दिया, क्वेश्चन ही मेन है, आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप पूरा बुक पढ़ के गए क्वेश्चन ही नहीं बना। ऐसा भी पढ़ाया होता है कि पढ़ाने को पूरा बुक पढ़ा दिए और क्वेश्चन आया ही नहीं, क्वेश्चन जब बनाने बैठा तो एक भी नहीं बना। तो मेरा काम है कि क्यों नहीं वही पढ़ाया जाए जो आपका काम का हो। ठीक है, जो काम का नहीं है उसके लिए आपको टाइम है, आप आगे रिसर्च करोगे। ठीक है, नए नए चीज रिसर्च करोगे, आप भी कंसेप्ट देना, आप भी सीखना, बट अभी आपके पास टाइम नहीं है। आपको अभी वही पढ़ना है जो आपका काम का है, जिससे आप पढ़ के अच्छे नंबर ला के कंपीट कर सकते हो। वो नहीं देखता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। यदि आपका पेपर अच्छा गया, यदि आप पास हो गए तो आप अच्छे हैं। आपको कितना भी आता है, आपका पेपर नहीं पास हुआ तो आप जीरो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत जो जिसको कंसेप्ट आता है उसका पेपर गंदा हो जाता है, वो पास नहीं कर पाता है, और जो जिसका एवरेज होता है वो बंदा पास हो जाता है, आगे जाके वो अच्छे पोस्ट पे चला जाता है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, स्मार्ट वे में आप पढ़ाई करो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सेट है A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, उसके सेट्स के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको ये करना है कि कौन उस सेट का एलिमेंट है, उसके लिए कौन सा सिंबल बिलोंग्स टू, मतलब जिसको एप्सिलॉन कहते हैं, और जो नहीं है उसको एप्सिलॉन नॉट का सिंबल यूज करना है। तो अब मुझे बताओ, ये जो 5 है, 5 क्या इसका एलिमेंट है? आप कहोगे हाँ सर, तो क्या मैं इसको एप्सिलॉन लिखूं? यहां पे लिख देता हूं, यहां समझ गए। 8 सेट A का एलिमेंट्स है, आप कहोगे नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट। 0 क्या होगा? 0 भी नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट। 4 है, एप्सिलॉन, मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे ही पढ़ते हैं। 2 क्या होगा? है। 10 नहीं है। बात समझा कि नहीं समझा, सो बताओ। आपका क्वेश्चन बन गया। बस यही ध्यान रखना है कि यदि वो एलिमेंट उस सेट में होगा तो वो उसका क्या होगा, वो बिलोंग्स टू होगा, मतलब एप्सिलॉन सिंबल से यूज करेंगे। जो नहीं होगा एप्सिलॉन नॉट, मतलब नहीं बिलोंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब आपका सेट दिया हुआ है, इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? रोस्टेड फॉर्म में। तो ध्यान से देखो, 1 by 1 यहीं पे कर दूं या आगे पेज पे, देखता हूं कैसे करता हूं। अब ये जो अभी है किस फॉर्मेट में है? आप कहोगे देख के ही पता लग गया होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में है। अब इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? रोस्टेड फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया था? A ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स को कॉमा से आप क्या कर दो? सेपरेट कर दो। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखना, x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। एंड वो जो x होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -3, और -3 से बड़ा, 7 से छोटा होना चाहिए। तो अब -3 भी इसमें होगा, क्योंकि क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, तो -3 भी होगा। उसके बाद -2, उसके बाद -1 0 1 2 3 4 5 और 6। 7 होगा? नहीं, 7 से क्या है? लेस देन है ना, तो 7 नहीं होगा। 1 मिनट को
आसान था। अब सेकेंड देखो, b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। बहुत आसान, b इक्वल टू क्या करेंगे, 6 से छोटा, तो 1 से स्टार्ट होता है ना नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 और हाँ 5 ही होगा ना, 6 तो होगा नहीं, 6 से छोटा कहता है। अब ध्यान से देखो, c इक्वल टू क्या कहता है, कहता है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। मतलब 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर, उसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अब बताओ 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है जिसका सम 8 होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 17। देखो 1 + 7 18, उसके बाद क्या होगा 26, उसके बाद 35 होगा कि नहीं, उसके बाद क्या होगा 44, उसके बाद 53, उसके बाद 62, उसके बाद 71, उसके बाद 80। इससे बड़ा होगा, अब बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 8 और 0 को ऐड करेंगे 8 होगा। अब आगे बढ़ोगे तो 8 आएगा ही नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया किस फॉर्मेट में, रोस्टेड फॉर्म में। अब डी का क्या कहता है, ध्यान से देखो, x such that x is a prime numbers which is divisor of 60। तो d का देखो, मतलब कौन सा प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड करता है। तो अब बताओ 60 को 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है नहीं, 3 2 क्या है, 2 भी तो प्राइम नंबर है, 1 नहीं है, 1 ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट, 2 तो प्राइम नंबर है, तो 2 3, क्योंकि प्राइम नंबर क्या है जिसका 2 ही फैक्टर, तो 2 का 2 ही फैक्टर है, 1 और 2 3। उसके बाद क्या डिवाइड करेगा इसको, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 2 3 5 और क्या करेगा, 2 3 5 और कोई नंबर करेगा, 6 से होता है तो 6 प्राइम नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 60 नहीं, 2 3 5 ही होगा। मतलब 2 3 5 ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 को क्या करता है, डिवाइड करता है। अब ध्यान से देखो, E इक्वल टू क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इन द वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब E इक्वल टू देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा था कि एलिमेंट्स सेम नहीं होना चाहिए। अब यदि 2-3 एलिमेंट्स हैं सेम, तो उसको एक ही बार आप लिखोगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होनी चाहिए। ये नहीं है कि सेम को 5 बार लिख दो या 3 बार लिख दो, नहीं। सेट्स में आप जो T है तो T देखो कितने बार है, एक ही बार है, ठीक है। R देखो कितने बार है, 2 बार है, बट हम लोग एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। I देखो, I तो एक ही बार है। G, उसके बाद O, उसके बाद N, O भी 2 बार है, N, M आया, M, E आया, E, Y। अब एक बार चेक कर लो तो कोई छूटा क्या, बस रिपीट नहीं करना है, जो रिपीटेशन है उसको एक ही लिखना है आपको। T देखो 2 बार है तो एक T लिख दिया, R 2 बार है एक R लिख दिया, उसके बाद I एक ही बार है, G एक ही बार है लिख दिया, O 2 बार है एक बार लिख दिया, N एक ही बार है लिख दिया, M कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, M एक ही बार लिख दिया,
उसके बाद ई एक ही बार लिख दिया, उसके बाद टी तो है, टी आर भी रिपीट कर रहा है, वाई। तो ये तुम्हारा एक सेट हो गया, ठीक है। अब आ जाओ एफ पे। एफ इक्वल टू क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर है ना, तो बी ई, दो टी है तो एक ही टी लिखना है, दो ई है, ठीक है, आर, बस बी ई टी आर लिख देना, ठीक है। एलिमेंट्स जो होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। अब मैं बी बी दो बार नहीं लिख सकता हूं, बी कितने बार भी है आप एक ही बार लिखोगे। यहां तक समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये तुम्हारा जो है कौन सा मेथड में, ये है रोस्टेड फॉर्म, इसको आप लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, x सच दैट x, रिप्रेजेंट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप भी रिप्रेजेंट मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि करना है तो कर दो ए बी सी से। x सच दैट x, जहां पे x क्या है, x इक्वल टू 3n है। n कहां से कहां तक बिलोंग करता है? 1 से लेके 4 तक। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3n, जहां पे n जो है वो 1 से लेके 4 तक बिलोंग करता है। तो मतलब यदि आप 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो देखो तो 6, 3 रखोगे तो 9 और 4 रखोगे तो 12। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे आप मैथमेटिकल आप फॉर्मेट में आइडेंटिटीज में लिख दो, तो ये हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, x सच डेट x या y सच डेट y, जो भी लिखना है, x इक्वल टू 2n से काम बन जाएगा क्या, 2n से, ठीक है ना। जहां पे n क्या है, n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो तो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x इक्वल टू 2n दिया, n क्या दिया, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 1 रखूंगा तो 2, 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 6, सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, एक ही बार में मैं नेचुरल नंबर दे दिया। अब ध्यान से देखो, इसको कैसे लिखोगे, x सच डेट x, x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n लिखूं। अब n कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, राई करेगा, n जो है वो 1 से लेके 4 तक करेगा कि नहीं करेगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। देखो यदि मैं x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर n लिखूं, 1 यदि रखूंगा तो 5, 2 रखूंगा तो 25, 3 रखूंगा तो 5 को 5 क्यूब मतलब 125, यदि 4 रखूंगा तो 625, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको देखो कैसे लिखोगे, 2, 4, 8, 16, 32, x सच डेट x, x इक्वल टू 2n से काम बन जाएगा क्या,
नहीं, 2n से काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 रखेंगे तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, 2n नहीं होगा। 2 रेज़ टू द पावर n रख के देखो तो उससे हो जाएगा। यदि 1 रखूं तो 2, 2 रखूं तो 2a स्क्वायर 4, 2 क्यूब रखूं, 3 रखूं तो 8, 4 रखूं तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो n कहां से कहां तक होगा? n 1 से लेके 5 तक ना, 1 2 3 4 5, ऐसे आप लिख सकते हो। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब ये है 149 x such that x इक्वल टू, आप इसको स्टेटमेंट में, आइडेंटिटी के स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो, बट ये थोड़ा सा और भी अच्छा हो गया। क्या मैं x इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूं? ये तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 2 x इक्वल टू n स्क्वायर लिखूं क्या? जहां पे n क्या होगा, 1 से लेके कहां तक, 10 तक। देखो तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि मैं 1 लिखूं, हाँ ठीक है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहां पे देखो n यदि मैं 1 से लेके 10 तक पुट करता हूं x इक्वल टू n स्क्वायर में, तो 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही 10 तक सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे लिख सकते हैं आराम से। बात समझा कि नहीं समझा? यदि आपका रोस्टेड फॉर्म था तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे ये हम लोग ने देखा। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, अब लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स को आप लिखो। तो देखो a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, x सच दैट x, ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा मेथड है ये है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सारे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको एलिमेंट्स को लिखना है आपको, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूं, इसको रोस्टेड फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होगा बताओ? ऑड होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 3 5 7 ऐसे ही बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? समझा? अब सेकेंड का देखो, b क्या कहते हैं, x इज एन इंटीजर -1/2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और किससे छोटा होना चाहिए, 9/2। तो सबसे फर्स्ट काम एक करो, 1/2 -1/2 कितना हुआ, -0.5, इससे क्या होना चाहिए, बड़ा, और 9/2 मतलब 4.5 से छोटा। तो 4.5 से छोटा कौन सा इंटीजर है, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। ठीक है, और कुछ होगा, -0.5 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 0 ही होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं ये हो गया इसके एलिमेंट्स, 0 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि 4.5 से छोटा, तो 4.5 से छोटा 4 इंटीजर है, और -0.5 से बड़ा इंटीजर 0 है। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब आ जाओ सी में, क्या कहते हैं, c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर। हाँ, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये है तुम्हारा
एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो ध्यान से देखो, अब यहां पे आप सॉल्व करोगे तो एक्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, तो -2, तो यहां तो -2 हो गया और 2 हो गया। अब इसके बीच में कौन कौन सा है बताओ, इंटीजर। -1, 0 और 1 नहीं होगा। अरे इसका जो सॉल्यूशन किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया, तो -2 सबसे छोटा, 2 सबसे बड़ा, उसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर इसको करेगा सेटिस्फाई, -1, 0 और 1। अब ध्यान से देखो, अब फोर्थ का देखो, d इक्वल टू क्या कहते हैं, इसको कैसे लिखोगे, इसके एलिमेंट्स L, O, Y, A और L, इसमें तो कोई रिपीट करता ही नहीं है। हाँ कटता तो है, L तो 2 बार हो गया ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ ये तो 2 बार हो गया ना, तो इसको एक ही बार आपको लिखना है। अब यहां पे क्या है, E इक्वल टू x such that x is a month of a year not having 31 days। अब ऐसा मंथ का नेम लिखो जिसमें क्या हो, 31 डेज नहीं होना चाहिए। तो जैन में 31 होता है तो फैब आ जाएगा। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 होता है ना, तो 31 डेज तो नहीं होना चाहिए, ये कहता है कि 31 डेज नहीं होना चाहिए, तो फरवरी आ जाएगा। उसके बाद मार्च भी 31 डेज का होता है, अप्रैल जो होता है 30 डेज का, ये आ जाएगा। जून आ जाएगा। ठीक है, मई तो 31 डेज, जून 30 डेज, जून के बाद बताओ, जून के बाद जैन हो गया, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तो लिख दिए ना, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त तो 31 डेज, उसके बाद सितंबर के बाद अक्टूबर जो होगा 31 डेज, उसके बाद नवंबर। ठीक है, बाकी 31 डेज के होते हैं ना, उसको हटा के जो 30 डेज के होते हैं उसको, या 30 या 28 या 29 डेज का जो होता है, मतलब एक फैब जो होगा वो इंक्लूड होगा इसमें। उसके बाद जो 30 डेज के हैं अप्रैल, जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त तो 31 डेज, उसके बाद सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ये होंगे, आप याद कर लेना। ठीक है, नहीं याद है तो मैं एक बार यहां पे लिखवा देता हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैन कितना 31 डेज, फैब जो होंगे 28 या 29 डेज, नहीं याद है तो देखो, $31 डेज। अच्छा मार्च मैंने छोड़ दिया ना, एक मिनट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, सितंबर और क्या, अक्टूबर, नवंबर,
और दिसंबर। ठीक है, तो मार्च को मैंने इंक्लूड नहीं किया था ना, 31 डेज, 30 डेज, 31 डेज। जून, उसके बाद ये जो जुलाई 31 और अगस्त 31 डेज होते हैं, सितंबर 30 डेज, और क्या होता है अक्टूबर 30 डेज, नवंबर 30 डेज, 31 डेज। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ गड़बड़ हो गया। ये सितंबर 30 तो अक्टूबर 31 डेज होगा, नवंबर जो होगा 30 डेज हो जाएगा, और दिसंबर जो हो जाएगा 31 डेज हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक बार याद कर गए ना। ठीक, तो कितने होंगे 30 डेज का? देखो नवंबर 1 2 3 4, ठीक है, और एक फैब जो होते हैं तो 5, तो यहां पे लिखे है ना 1 2 3 4, एक फैब। ठीक है, यहां तक समझा कि नहीं समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ छूट भी गया था। हाँ, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है एफ, ध्यान से देखना, कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसीड्स के। के से पीछे जो तुम्हारा कॉन्सोनेंट है उसको लिखना है। तो ए क्या है? भौवे है, बी हो जाएगा, सी हो गया, डी हो गया, ई क्या है? भौवे है, हटा दो, ई एफ जी एच, आई क्या हो गया? भौवे, और जे हो गया, आई जे। तो बी सी डी एफ जी एच और जे जो है ये क्या है? के से प्रीसीड्स, मतलब ये पीछे का कॉन्सोनेंट है। ठीक है, यहां तक समझा कि नहीं समझा? तो ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भौवे है। बी सी डी, फिर ई नहीं हुआ, एफ जी एच आई नहीं हुआ, फिर जे, जे के बाद तो के ही आ जाता है, तो के पीछे का पूछ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो है एक्सरसाइज 1.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आज दो ही कंसेप्ट भी पढ़े थे, सेट्स के बारे में जाने थे और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट दिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ सेट, ये चैप्टर अभी 3-4 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं, उसके कंसेप्ट को सीखते हैं। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखना, इधर क्या दिया हुआ है? ये रोस्टेड फॉर्म दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, उसको क्या करना है? मैच करना है। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 6 क्या है बताओ? क्या ये एक नेचुरल नंबर है और वो क्या 6 को डिवाइड कर रहे हैं? आप कहोगे हाँ सर, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद 2 3 क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये देखो कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का ये एलिमेंट्स हैं, तो इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद 1 3 5 7 9 क्या है? ये 1 3 5 7 9 ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 10 से क्या है? छोटा है। कितना आसान था। ठीक है, आई होप कि बच्चों आज जो मैंने आपको बताया सेट्स, उसको आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, फिर भी यदि कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो? कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि सर ये आपने जो पढ़ाया मुझे समझ में नहीं आया। मेरा काम है फिर से आपको मैं क्या करूंगा? बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ने सेट्स के डेफिनेशन और उसके कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके मेथड्स क्या हैं, और उसके बेस पे जो क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, उसको 1 बाय 1 हम लोग ने डिस्कस किया। ठीक है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो, जिससे क्या होगा? अपने दोस्तों, खुद का तो फायदा होगा ही, दोस्तों का फायदा हो जाएगा। चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को क्या कर दो, दबा दो, जिससे आपको क्या होगा, नए नए नोटिफिकेशन आते रहेंगे, नए नए वीडियो आएंगे, उसको देखो, समझो, पढ़ो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।